गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज आपकी पहली क्लास है AWES और इसमें आपके जो आर्मी वेलफेयर पब्लिक जो स्कूल है बच्चों, उससे संबंधित आपका जो टीचिंग एग्जाम है उसका हम एक पैटर्न ऑफ एग्जाम और सिलेबस क्या है ये और इंट्रोडक्टरी क्लास, क्योंकि जब आप तैयारी करते हो ना तो आपको कम से कम इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारी क्लास किस लेवल की है और एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे हुए हैं, कितना क्वेश्चन आएंगे, क्या मार्किंग होगी, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी। कुछ ऐसा पॉइंट क्लियर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं तो एक बार मैसेज कर दीजिए। AWES के एग्जाम पैटर्न की हम बात करेंगे और सिलेबस की बात करेंगे। मैं मनोज कुमार और एक्सपीरियंस नियर अबाउट 15 ईयर्स, और आपको हम पढ़ाएंगे दो सब्जेक्ट में क्या है, जिसमें आपके जो बच्चों AWES का जो एग्ज़ाम है, खासकर जो आर्मी पब्लिक स्कूल है, ठीक, तो आर्मी पब्लिक स्कूल यानी कि आर्मी से संबंधित अपॉइंटमेंट इसमें उसी क्राइटेरिया में आपका रहता है जैसे आपके केंद्रीय विद्यालय होते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा सिस्टम इनका अलग होता है, उसी एरिया में, उसी क्षेत्र में, उसी कैंट में, उसी छावनी में। तो AWES में हम आपको PGT लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग, इस PGT लेवल पर दो सब्जेक्ट हम आपको कवर करेंगे। एक आपका बच्चों इकोनॉमिक्स, ठीक, और दूसरा आपका सब्जेक्ट हम करेंगे हिस्ट्री, इतिहास। अब ये जो चीजें हैं, दो सब्जेक्ट हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप तैयारी कर रहे हो और आपको यही नहीं पता कि एग्जाम का सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, तरीका क्या है, किस लेवल के क्वेश्चन है, यानी कि फुली इंट्रोडक्शन है ये आपका सिलेबस का हिसाब से और एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से। जरूरी इसलिए है कि आप जो मेहनत करो वो सही दिशा में हो। भाई आपको पता ही नहीं कि कहाँ पर कितना फोर्स लगाना है, कहाँ पर कितना फोकस करना है एग्जाम के पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपकी जो तैयारी है वो मेहनत भी आपकी खराब हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए फर्स्ट क्लास जो होती है वो हमेशा एक नींव की तरह काम करती है, और नींव इन द सेंस यानी कि आपका जो पिलर होगा वो नींव पे ही खड़ा होगा। अब ऐसे में आपको पता ही नहीं सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं, कठिन है ज़्यादा या आसान है या एवरेज है, वो जानना जरूरी होता है। तो आज हम थोड़ा सा एक बार बता दें इसमें कैसे पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो PGT का एग्जाम पैटर्न है वो कैसे होता है बच्चों। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, ठीक, इस PGT एग्जाम जो पैटर्न है वो क्या है, एग्जाम का तरीका क्या है, कैसे होते हैं, इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या किसी बच्चे को पता है कि इतने क्वेश्चन आएंगे। इसमें बच्चों टोटल जो है ना 200 क्वेश्चन होंगे, टोटल जो है वो 200 क्वेश्चन, ठीक, और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और वो जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है। कई बच्चे बेचारे एग्जाम देते हैं, कई बार ऐसा होता होगा कि एग्जाम दे दिया या आधा एग्जाम दे दिया, तब पता चला और यार ये तो नेगेटिव मार्किंग थी, और तुम तुक्के पे तुक्के मारे जा रहे हो और तुम्हें पता ही नहीं है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग यानी कि 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो एक आपका सही उत्तर का मार्क कट जाएगा। ये तो इसकी स्ट्रेटजी है एग्जाम की। अब बात करते हैं पैटर्न की। इसमें बच्चों जो पैटर्न है एग्जाम का वो सेक्शनों में बटा हुआ है, सेक्शन, सब सेक्शन। तो यहां जब हम सेक्शन की बात करते हैं ना, इस हिसाब से हम इसके 3 सेक्शन बनाते हैं एग्जाम पैटर्न के।
सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक, अब जैसे कि हम ये अभी पहली क्लास ले रहे हैं तो हम क्या मान लेते हैं, हमारा सब्जेक्ट जो है ये हिस्ट्री है, मान क्या लेते हैं, तो है ही हिस्ट्री का जो पीजीटी का एग्जाम होगा वो इस पैटर्न में 200 क्वेश्चन आएंगे। अब जो पहला सेक्शन है बच्चों वो आएगा आपका बेसिक जीके और करंट अफेयर का। नॉर्मली जो करंट अफेयर होता है वो बेसिक जीके और करंट अफेयर में क्या है, जैसे इसमें आएगा आपका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। अभी मोदी जी कहाँ पर गए हैं, किस जगह पर गए हैं, पता है किसी को? हाल ही में 3 से 4 दिन की यात्रा पर नेशनल एंड इंटरनेशनल जो इवेंट्स होते हैं, जो घटनाएं होती हैं सारी, वो सारी इसमें आती हैं। जैसे कोई अवार्ड दे दिया, कोई कमेटी गठित हो गई, अभी ये ओलंपिक गेम हुए, क्या भारत में मेडल आए, कोई सैन्य गतिविधि है, कोई आर्मी ऑपरेशन हुआ है, कोई हमारी डीलिंग हुई है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कोई एनवायरनमेंट संबंधी समिट हुआ है, कोई सिक्योरिटी संबंधी समिट हुआ है, उस समिट में क्या क्या फाउंडेशन क्या है, उस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कोई साहित्य का अवार्ड दिया गया है, कोई नोबेल अवार्ड दिया गया है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके फर्स्ट सेक्शन में आते हैं। इसमें नेशनल लेवल का करंट अफेयर, इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर, ये सारी चीजें आती हैं और ये कवर करता है 5%। 5% 200 का 5% का मतलब होता है इसमें आएंगे आपके 10 क्वेश्चन, यानी कि 10 क्वेश्चन यहाँ तक आएंगे। इसका मतलब आपको करंट अफेयर भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? दूसरा जो सेक्शन है बच्चों, सेक्शन बी, वो क्या है आपका, पेडागोजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी प्लस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्लस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ये होता है सेक्शन बी। क्लियर? इस सेक्शन बी में आपका 20% कवरिंग होगी। 20% कवरिंग का मतलब, सॉरी 10% कवरिंग, यानी कि जो यहां पर आएगा 10%, 10% का मतलब होगा 20 क्वेश्चन आपके इससे होंगे, तो 20 और 10 30 क्वेश्चन। क्लियर? क्योंकि जब तक आपको ये चीजें नहीं पता होगा तो कैसे बात चलेगी। तो 10 15% हो गए, 5% और 10%। सेक्शन सी आएगा एकेडमिक, यानी कि आपका सब्जेक्ट रिलेटेड, जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आए और उसको हम विधिवत रूप से करेंगे। अब ये सब्जेक्ट रिलेटेड है बच्चों, ये है 80%। 80% का मतलब होगा 170 जो क्वेश्चन है वो आपके प्योर सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे। इसका मतलब सारा दारोमदार, सारा बेस आपका कहां पर है, इतिहास पर। यानी कि जो पीस आपका सब्जेक्ट रिलेटिव सब्जेक्ट है, जो आपका चाहे इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, सोशियोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट आपका, मैथ हो, इंग्लिश हो, लिटरेचर हो, यहां इसका मतलब सारा मैटर, सारा आपका सिस्टम कहां पर मेरिट बनेगी, आपके सब्जेक्ट के। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जो सेक्शन सी है, इस सेक्शन सी में भी जो एग्जाम का पैटर्न है वो कैसे बनेगा। टोटल क्वेश्चन कितने बताए आपके, 170 क्वेश्चन आएंगे इसमें से। ठीक है, अब इसमें भी पार्ट है, हर तरीके से हम आपको बताएंगे कैसे पार्ट बने। बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज, यानी कि जो हिस्ट्री है उसकी बेसिक सब्जेक्ट जो नॉलेज है वो पता होना चाहिए। जैसे आपका इतिहास, इतिहास से संबंधित जो
क्राइटेरिया है, क्या क्या आपका सिलेबस है, उसके हिसाब से बेसिक नॉलेज वो है आपका 35% कवर कर रहा है बच्चा। 35% का मतलब हो जाएगा 70 क्वेश्चन लगभग आपके बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज से आएंगे, छठी सातवीं आठवीं पांचवीं यहां से जो आपका, और इसमें 9th से 12th एनसीईआरटी स्टैंडर्ड आएगा। 9 to 12th एनसीईआरटी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बेसिक नॉलेज पहला है, ठीक है बच्चों। दूसरा इसमें बनेगा अलग जो पोर्शन है वो है आपका हायर सब्जेक्ट नॉलेज, यानी कि थोड़ा सा बच्चों को साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है ना, जैसे तो आपको पता चलता है कैसे लेवल बढ़ाना है, एकदम से आप अटारी पे ले जाओगे तो बच्चा तो गिर जाएगा। दूसरा क्या, हायर सब्जेक्ट नॉलेज, यानी कि थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। अब ये हायर सब्जेक्ट नॉलेज है, ये आपका 20% कवर करेगा, 20%, और 20% का मतलब होगा 40 क्वेश्चन, यानी कि 40 क्वेश्चन आपके ऐसे आ जाएंगे जो हायर सब्जेक्ट होंगे। इसमें भी आपका 11th, इसमें 11th 12th 9 की जरूरत नहीं है, इसमें आएगा 11th 12th एनसीईआरटी, यानी कि 11वीं 12वीं से आपके 40 क्वेश्चन आएंगे जो 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी है। ये थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल विद ग्रेजुएशन प्लस डिफिकल्टी लेवल विद ग्रेजुएशन, तो इस हिसाब से यानी कि आपका जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो ये इस टाइप्स का होगा। तीसरा जो है बच्चों आपका थर्ड, एक बेसिक हो गया एक हायर हो गया, थर्ड होएगा प्रोफिशिएंट लेवल ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज, यानी कि उच्चतर लेवल ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज, यानी कि एक हिसाब से आपका धारा प्रवाह, कुशलता पूर्वक, एफिशिएंसी, प्रोफिशिएंट, यानी कि उच्च लेवल, यानी कौशलता कितनी आपके इतिहास में, जो भी आपका सब्जेक्ट है, इसमें आपका जो पॉइंट बनता है वो 11 12 एनसीईआरटी और फिर पोस्ट ग्रेजुएट, और इसमें आपके ये आएंगे 11 12 एनसीईआरटी प्लस पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन, यानी कि जो आपने पीजी कर रखी है, एमए कर रखी है, और इसमें भी आपके लगभग क्या आएंगे 10% क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन इसमें आएंगे। ठीक, अब जो मेन पॉइंट है आपका, एक इसमें रह गया मॉडरेट, बीच में रह गया मॉडरेट, यहां पर हम लिख सकते हैं हायर के बीच में मॉडरेट लेवल आएगा, मध्य लेवल का, सॉरी यहां नहीं आएगा, मॉडरेट मध्य है तो यहां पर आएगा, सेम वही है, मॉडरेट लेवल वही सेम एनसीईआरटी, और यानी कि ये 4 सेक्शन है आपके, इसमें भी आपके 20%, यानी कि बेसिक के 35, मॉडरेट में 20, हायर में 20, सेम आपके यही है बस। इसमें एनसीईआरटी, इसमें हायर में आपका ग्रेजुएशन आ जाएगा, और मॉडरेट में आपका 11 12 प्लस एनसीईआरटी ये, और यहाँ पर 9 to 12 बेसिक, तो ये 4 लेवल हैं जो आपके क्वेश्चन बनाएंगे। अब इससे संबंधित आप समझ सकते हो कैसा आपका टॉपिक होगा, और
बात करते हैं अब थोड़ा सा सिलेबस की, कि जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो क्या क्या आएगा आपका, इसमें कैसे कैसे आएंगे, ठीक वहाँ चीज़ें हम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस का भी तो पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस है और किस तरह आपका पॉइंट बना हुआ है। किसी ने देखा है? चलो, पीजीटी हिस्ट्री सिलेबस फॉर AWES एग्जाम। नॉर्मली जो हिस्ट्री है बच्चों, उसको हम बेसिक पैरामीटर में लेके चलें तो जो इतिहास है आपका, क्योंकि हिंदी मीडियम है तो भाई हिंदी में लिखेंगे हम, काफ़ी इंग्लिश हो गई। इतिहास है, इसको हम बेसिकली दो भागों में बांटते हैं जो आपका सिलेबस पढ़ना होता है। ठीक, एक विश्व इतिहास, ठीक, और एक है आपका भारतीय इतिहास। इन दो भागों में डिवाइड करते हैं। बेसिकली आपका ऐसे पार्टीशन होता है किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे आपका सॉरी पेपर का, चाहे आपका रीट का हो, चाहे AWS का हो, चाहे KVS का हो, चाहे नवोदय का हो। अगर आप इतिहास पढ़ोगे ना तो आपको इस तरह क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। सिलेबस का हम डिस्कस कर रहे हैं, जरूरी इसलिए है कि पता होना चाहिए हमारा तीर किस तरफ जाए, निशाना इधर लगाना, तीर इधर छोड़ रहे हैं तो गोल्ड मेडल तो आ लिया, फिर आपका एग्जाम तो लिया क्लियर। तो यहाँ मेन क्या है, अब भारतीय इतिहास की बात करें तो थोड़ा सा इसको भी हम तीन भागों में बांट देंगे। कौन सा? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इस वर्गीकरण के हिसाब से हम आगे चलते रहेंगे। अभी ये सिर्फ इंट्रो क्लास है तो आपको थोड़ा थोड़ा हम आइडिया दे रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए तैयारी कैसे करनी। विश्व इतिहास की जब बात करते हैं ना तो शुरू में हम इसी को ले लेते हैं कि विश्व इतिहास में क्या क्या पढ़ना। वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि यहाँ बच्चे थोड़ी सी मार खा जाते हैं। इंडियन हिस्ट्री तो भाई सबको पता है कैसे मामला है। तो जब विश्व इतिहास की बात करते हैं ऐसे भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे इस हिसाब से क्लासिफिकेशन करेंगे। देखना, पश्चिमी यूरोप, ठीक, ऐसे ही मध्य एशिया, ठीक, अमेरिका, क्लियर, और आपका पूर्वी एशिया। जब हम पश्चिमी यूरोप की बात करते हैं ना और मध्य एशिया की बात करते हैं तो एक आ जाता है पश्चिमी, यानी कि इराक, ईरान, जो इराक आता है मध्य एशिया में, ईरान और इराक, जो आपकी खासकर क्या है 3000 BC के आसपास, थर्ड मिलेनियम, 3000 BCE, बिफोर कॉमन एरा, आपका कैसा वहां पर सिस्टम था। देखिए ये बात करता है मध्य एशिया की, खासकर ईरान की, जो हम ईरान इराक थर्ड मिलेनियम कहते हैं। यानी कि जो अर्बन सोसाइटी थी, वहाँ अर्बन सोसाइटी थी, आपको सबको पढ़नी पड़ेगी। ऐसे ही रोमन एम्पायर, पश्चिम यूरोप में हम इस तरह खंडित करते जाएंगे, यानी कि पार्ट करते जाएंगे। रोमन साम्राज्य, और जो ये रोमन साम्राज्य है
ये आपका जूलियस सीजर का नाम सुना आपने, जिसके नाम से जुलाई बना है। अगस्टस का नाम सुना है, जिसके नाम से अगस्त महीना बना है। ये जूलियस सीजर या अगस्टस, ये अगस्टस दो ना, इनकी तुलना अशोक से भी की जाती है। कि अशोक और इनमें क्या डिफरेंस था वो भी बताएंगे। तो रोमन साम्राज्य जो लगभग आपका 100 BC, क्योंकि इसी के आसपास हुआ है। तो रोमन साम्राज्य 100 BC से लेकर 600 CE, CE का मतलब कॉमन एरा, BCE का मतलब बिफोर कॉमन एरा। पहले क्या होता था, हम BC लिखते थे बिफोर क्राइस्ट और AD लिखते थे आफ्टर डोमिनो। अब वो परिपाटी खत्म हो गई है, हम BCE की जगह BCE लिखते हैं बिफोर कॉमन एरा, और BC की जगह यहाँ पर सिर्फ CE लिखते हैं कॉमन एरा, सामान्य समय। ईसा मसीह के जन्म को मिड पॉइंट मानकर, जो लगभग 25 BC में बैथलेम में हुआ था। तो इस समय का निर्धारण वैसे भी हम बताएंगे। तो जब भी हम किसी एम्पायर की बात करते हैं ना बच्चों, चाहे वो मौर्य आए, चाहे गुप्त आए, चाहे रोमन आए, उसमें हिस्ट्री में उसका समाज कैसा था, संस्कृति, कला, धर्म, राजनीति, शासन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था। ध्यान रखना, जब भी किसी साम्राज्य की बात करें तो मैं आपको कॉमन लिख देता हूं यहाँ, जहां भी कभी साम्राज्य की बात आएगी, चाहे किसी भी साम्राज्य की, तो सबसे पहले हम उसकी क्या देखते हैं, राजनीतिक दशा क्या है, ठीक, सामाजिक दशा क्या है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक। ये गतिविधियां हमें हर साम्राज्य की पढ़नी पड़ेंगी। चाहे आप मौर्य उठा लेना, चाहे आप गुप्त उठा लेना, चाहे चाइना आ जाए, चाहे रशिया आ जाए, सबका ये सारी चीजें हमने पढ़नी पड़ेगी। तो और उसके ऊपर विभिन्न इतिहासकारों के विचार क्या, थोड़ा सा ये भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ इस चीजें हैं। ऐसे ही नोमैडिक एम्पायर, तो एक तो ये हो गया आपका, दूसरा हो गया नोमैडिक साम्राज्य। नोमैडिक जो मनुष्य जाति या प्रजाति की एक नस्ल है, जो आपके मंगोलों में पाई जाती है। तो मंगोलों का 13वीं से 14वीं सदी, ये 13वीं और 14वीं सदी में ही दुनिया में पुनर्जागरण की शुरुआत होती है, 13वीं सदी में। क्लियर। तो 13वीं और 14वीं सदी का नोमैडिक। और एक आपका, अब यूरोप की बात आ रही है तो यहाँ नोमैडिक साम्राज्य मंगोल नहीं आएगा, आपका आएगा इधर पूर्वी में। तो इसको हम यहां से हटाकर कहाँ लिखेंगे, उत्तर पूर्वी भी लगा लो, तो ये आपका मंगोल इसमें आएगा, 13वीं एंड 14वीं सदी या शताब्दी, इसमें आएगा। अब यहां पर क्या आएगा, फिर इसमें आएगा ब्रिटेन। यूरोप में जो थ्री ऑर्डर, वेस्टर्न यूरोप, इसको द थ्री ऑर्डर बोलते हैं। द थ्री ऑर्डर बोलते हैं बच्चों इसको। और ये है आपका पश्चिमी यूरोप में। अब थ्री ऑर्डर में कौन सा शताब्दी लिख रखी है कि उस दौरान सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक, फ्यूडल सोसाइटी, चर्च का मामला क्या था, फॉर्मेशन ऑफ वाइट कॉलर क्लास, यानी कि जो पादरी थे, कुलीन वर्ग था, ये था। तो 13 से 16वीं सदी, जिसमें आपका औद्योगिक क्रांति से पहले जो व्यापारिक वाणिज्यवाद आया, ब्रिटेन में कैसे आया, फ्रांस में कैसे आया, क्या क्या खोजें आई, फिर औद्योगिक आधुनिक क्रांति आ जाएगी, ये चीजें इसमें 13वीं से 16वीं सदी में। और फ्यूडलिज्म यानी कि कैसे संघवाद बना, कैसे छोटे छोटे राज्य संघ बनने लगे। और फिर आता है कल्चरल ट्रेडिशन, 14वीं से 17वीं शताब्दी, मिक्स होता है ये सारा सेंचुरी, ये सारी चीजें। यानी कि 13 से 16 के बीच में चर्च का रोल क्या था, सामंतवाद का रोल क्या था,
चर्च के ऊपर क्या क्या डिबेट हुई है, फिर उसी के अंदर आपका पूंजीवाद आ जाएगा, सॉरी हाँ पूंजीवाद भी आ जाएगा, वाणिज्यवाद भी आ जाएगा, सामंतवाद भी आ जाएगा, कैसे कैसे फिर कॉलोनी की नींव रखी उसके कारण, और उसी में आपका पुनर्जागरण का रोल भी आ जाएगा कि पुनर्जागरण ने कैसे चर्च की सत्ता को चुनौती दी। फिर इसमें आपका आ जाएगा 14वीं सदी शताब्दी में कि जो नए नए आइडिया आए, लिटरेचर सिस्टम आया, नया भाषा आई, आपका वाणिज्यवाद के साथ साथ कॉलोनियलिज्म भी आया, ये सारी चीजें हम इसमें करेंगे। और लास्ट आपका नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया थर्ड सेशन में। तो नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इसमें 14वीं से 18वीं शताब्दी। ऑस्ट्रेलिया ये भी है 14वीं से 18वीं शताब्दी। ये इस प्रकार वर्गीकरण हुआ। तो अमेरिका का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ऑस्ट्रेलिया में क्या उठापटक हुई, डिस्प्लेसमेंट, रिप्रेशन ऑफ लोकल पीपल, वहाँ के लोकल लोगों के ऊपर कौन लोगों ने आकर आधिपत्य स्थापित किया, वहाँ की भूमि के ऊपर, वहाँ के वनों के ऊपर, वहाँ के खनिजों के ऊपर क्या कुछ क्लेश हुआ, अंतर्द्वंद हुआ, ये सारी चीजें हम यहाँ बात करेंगे। तो अमेरिका का सारा उपनिवेशवाद कहाँ से आता है आपका, स्पेन से, पुर्तगाल से और ब्रिटेन से, इन तीनों में ही, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले जो नए नए रास्ते खोजे ना, तो स्पेन और पुर्तगालियों ने खोजे थे। उसके बाद धीरे धीरे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस उसमें जुड़ते गए। तो कहाँ कैसी शक्तियां एक दूसरे को बढ़ाने पे लगी हुई थी, दूसरे को हटाने पे लगी हुई थी, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। ईस्ट एशिया आपका यहाँ पर क्या आएगा, ईस्ट एशिया में एक चीज और है, जैसे नॉर्मेडिक तो था ही, दूसरा आएगा जापान का सैन्यकरण, कि जापान को सैन्यकरण की क्या जरूरत पड़ी। तीसरा आएगा इसमें चीन का साम्यवाद, और चीन के साथ अफीम युद्ध हुआ, तो ब्रिटेन ने कैसी जाति की, कैसे अफीम की लत में डाल दिया चीनियों को, दो अफीम वार हुए, कैसे चाइना की जो संस्कृति थी वो अपने आप को उच्च कोटि की समझती थी और वो बात ही नहीं करते, चल हटो साइड में हम नहीं बात करेंगे। तो अंग्रेज शुरू शुरू में तो व्यापार करने गए थे, तो कैसे घेरा उन्होंने, क्योंकि उनको पता था कि सारी चीजें चाइना से मंगा, चाइना कुछ भी नहीं मंगाता था, नथिंग, एक सुई भी नहीं मंगाता था ब्रिटेन से, क्योंकि वो अपने आप को हायर कल्चर समझते थे। हाँ, भारत के साथ उनके व्यापार संबंध थे, तो ब्रिटेन वालियों को तलब थी कि यार ये तो कुछ ही नहीं मंगाते हमसे, कुछ तो हम इनको दें, बदले में हमें भी तो कुछ मिले, हम तो सिर्फ कर्जदारी हो रहे हैं, क्योंकि आपसे कोई चीज मंगा रहा है तो आपको तो फायदा है, उसका तो नुकसान है। तो इसलिए ब्रिटेन के लोगों ने दिमाग लगाया कि भाई चाइना को कैसे फंसाए। वो चीजें बड़ी रोचक कहानी, वो बताएंगे आपको कैसे युद्ध हुए वहां। उन्होंने देखो, वो तो उनका काम ही था क्या भाई, कूद डालो राज करो, भारत में उन्होंने यही किया। चाइना में कौन सा वो आम का पेड़ लगाएंगे, वही काम करेंगे, बबुल का ही पेड़ लगाएंगे। उन्होंने भारत से अफीम ले जानी शुरू कर दी और चाइना के लोगों को नशेड़ी बना दिया। अब कोई राजा होगा भाई, राजा तो पिता के समान होता है देश का, तो किसी पिता को कैसे अच्छा लगेगा कि उसकी संतान जो है वो नशेड़ी बन रही है। इसके कारण धीरे धीरे होता है ना, चीनी खरबूजा बटा तो सब में, खरबूजा कटा तो सब में बटा, तो ये क्वेश्चन भी आया कि चीनी खरबूजा कटा तो सब में बटा। उसमें रूस भी आ गया, जर्मनी भी आ गया, ब्रिटेन भी आ गया, फ्रांस भी आ गया, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। चाइना बेचारा चुप, क्योंकि आपके पास नौसेना शक्ति थी नहीं। तो यहाँ चीन के अंदर फिर कहाँ तक ऐसा है, जापान ने फिर कैसे चीन के साथ, जापान का रूस के साथ विवाद होता है, किंगशिप। तो यहाँ आपका ये चीजें आती है, सारा इतिहास इसमें, और थोड़ा सा हम इसमें भारत का, और हम देखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ये भी पढ़ेंगे कि फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, जर्मनी का एकीकरण, फ्रांस का एकीकरण, ये टॉपिक भी आएंगे। तो कुछ इनके अलावा भी वर्ल्ड हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं सबसे ज्यादा, जैसे कुछ क्रांतियां आती हैं बच्चों, जो वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं तो इनके बिना संभव ही नहीं है वो पूरा हो। क्या कि एक तो सबसे पहले फ्रांस की क्रांति, जो कब हुई, 1789 में। फिर आएगी आपकी रूस की क्रांति,
वो ही 1917 में। फिर आएगा अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम, ठीक, ये तीनों काफी पूछा जाता है। फिर आता है एक क्वेश्चन आपका एकीकरण का। अब एकीकरण में आपके दो देशों के जरूर एकीकरण पूछा जाता है बच्चों, एक जर्मनी का एकीकरण और एक इटली का एकीकरण। ये कैसे हुए और जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ? जब एकीकरण हो जाता है तो ऐसे ही इसमें फिर एक चीज और पढ़ लेंगे हम, क्या कि जर्मनी में आपका नाजीवाद बनता है और इटली में आपका फांसीवाद बनता है। ये नाजीवाद और फांसीवाद के कारण ही आगे जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि तारतम्यता बनी होती है ना हर एक चीज की, अब इसमें हम और आगे जाएंगे तो आपका वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड वर्ल्ड वार सेकेंड, इनका क्या रोल है, इसके नाजीवाद और फांसीवाद में वर्ल्ड वार फर्स्ट का क्या रोल था, जिसका परिणाम जो है बच्चों, इसका परिणाम आपका सेकंड वर्ल्ड वार था। क्योंकि नाजीवाद फांसीवाद में आपका था मुसोलिनी, ठीक, और नाजीवाद में आता आपका हिटलर। इन्होंने ऐसी कौन सी परिस्थितियां अपना दी कर दी, तो वर्ल्ड वार फर्स्ट आपका किसका रिजल्ट था, ये था आपका औपनिवेशिक होड़ का, कि हर देशों में होड़ लगी हुई थी। तो औपनिवेशिक जो प्रतिद्वंदिता थी या कंपटीशन था, उसमें आपके फ्रांस, रूस और ब्रिटेन, ये ज्यादा देश आगे थे। फ्रांस और ब्रिटेन सबसे आगे थे, रसिया उसके बाद था, फिर थोड़ा जर्मनी और इटली थे। यहाँ ये सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं कि नाजीवाद का उदय कैसे हुआ, फांसीवाद का उदय कैसे हुआ, एकीकरण कैसे हुआ, जर्मनी का एकीकरण किसने किया, इटली का एकीकरण किसने किया, ये सारा वर्ल्ड हिस्ट्री में आता है। औसतन यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन हैं आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक। तो लगभग 40% यानी कि 100 क्वेश्चन आते हो तो 40 क्वेश्चन आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से आएंगे। क्लियर? ये तो था भाई, क्या कहते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का थोड़ा सा दायरा क्या है, लेवल क्या है, वो तो आगे हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा। अभी तो फिलहाल हमने क्या बताया, एक ड्राफ्ट बताया सिलेबस का कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक। फिर अब हम बात करते हैं कि भारतीय इतिहास की जब बात करेंगे, तो भारत को इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा था। अब भारतीय इतिहास को 3 पार्ट में हमने बांटा, इसमें आपके प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ये था। तो हम पहले थोड़ा सा बताएं कि प्राचीन जो इतिहास है वो आपका कौन सा सिलेबस कवर करता है, प्राचीन भारत का इतिहास। तो भारत का जो प्राचीन इतिहास है, इसमें हम पूरा विश्लेषण करेंगे कि इतिहास का तात्पर्य क्या है, इतिहास पढ़ते क्यों, क्या रीजन है इतिहास पढ़ने का है। अब शुरुआत कहाँ से होती है, नॉर्मली तो आपका जो सिलेबस है बच्चों वो चलता है हड़प्पा सभ्यता से। नॉर्मली हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देंगे, ऐसा नहीं है कि शुरुआत तो होती है आपकी, ये अगर जगह माना जाए तो पाषाण काल टू आपका वर्धन युग, यहां से चलता है।
जो लगभग आपका 606 से 647 एडी या कॉमन एरा माना जाता है। पाषाण काल आपका 5 लाख ईसा पूर्व से। ठीक, तो हम पढ़ना क्या है, जो आपका फोकस करना है वो है बच्चों हड़प्पा सभ्यता से। तो इसमें आपको हड़प्पा सभ्यता, इसका समय क्या है, सारी इतिहास बताएंगे। फिर आपका आएगा वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक, औसतन हम समय भी लेके चले ना, तो ये लगभग औसतन समय है बच्चों 2500 से लेकर 1500 बीसी, और वैदिक काल है आपका 1500 से लेकर 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल आपका 1000 से लेकर 600 बीसी। फिर तीसरा आपका आता है इसमें महाजनपद काल, द्वितीय नगरीकरण और महाजनपद काल व मगध का उत्थान, मगध साम्राज्य। तो महाजनपद काल आपका माना जाता है बच्चों 600 से लेकर 325 बीसी। ठीक है, मगध का उत्थान आपका, जिसमें आपका मगध का ही मान ले हम महाजनपद काल में, तो ये भी आपका 600 से लेकर 325 में। फिर आपका इसमें आ जाएगा नेक्स्ट चल के इसी में मौर्य काल, और मौर्य काल आपका आता है 321 से लेकर 185 बीसी। तो इस टाइप से जो किंगशिप है, इकोनॉमी कैसे बदला, लोह युग कहाँ से आया, लोहे ने क्या परिवर्तन किए, ये सारे आपके प्राचीन भारत में चलते हैं। और 600 बीसी जब महाजनपद काल है, इसी दौरान आपका एक पार्ट आ जाएगा धार्मिक बदलाव। और धार्मिक बदलाव जब आप महाजनपद काल पढ़ोगे साथ साथ चलेगा, इसमें आपके दोनों आ जाएंगे, बौद्ध और जैन धर्म। इसके अलावा अन्य संप्रदाय भी आएंगे, जैसे भागवत धर्म में जाकर वैष्णव क्या है, शैव क्या है, अलवाड़ क्या है, नैनार क्या है, आजीवक संप्रदाय क्या है, अचिंतन भेदाभेद क्या है, संदेहवाद क्या है, और चारवाक का संप्रदाय कौन सा है, कापालिक क्या है, कालमुख क्या है, शैव संप्रदाय क्या है, लिंगायत संप्रदाय क्या है, वो सारे इसमें आ जाएंगे। और वो चलेंगे आपके बौद्ध काल तक, सॉरी गुप्त काल तक। तो ये प्योर बकायदा कहां पर, आपके महाजनपद काल। फिर आपका मौर्य काल के बाद आ जाएगा आपका मौर्योत्तर काल, है ना। तो मौर्योत्तर काल में आपको, यानी कि मौर्यों के बाद, मौर्योत्तर काल यानी कि मौर्यों के बाद कौन से शासक हुए, तो इसमें आपका कल्चरल डेवलपमेंट, वैदिक, जैनिज्म, बौद्धिज्म, शैविज्म, ये सारा आ गया। और सांची स्तूप, रिप्रोडक्शन ऑफ स्कल्पचर एंड फ्रॉम सांची, यानी कि सांची स्तूप यानी कि जो आर्ट एंड कल्चर अशोक के, यानी आगे ना देखो जानबूझ के अशोक नहीं दिया, सीधा सांची लिख दिया। तो मौर्य काल में तो आता है भाई सांची स्तूप। फिर आपका भरूच स्तूप आ जाएगा, अमरावती का स्तूप आ जाएगा। भरूच स्तूप आपका कहाँ जाएगा, शुंग वंश। अमरावती कहाँ जाएगा, सातवाहन। तो घुमाकर लिख रखा है। तो यहाँ मौर्योत्तर काल में आ जाएंगे हमारा 2 पार्ट में। जब ये चीजें हम पढ़ते हैं ना, तो मौर्योत्तर काल में भी ये 2 भाग बन जाएंगे इसके, क्या, नॉर्थ और साउथ। अब नॉर्थ में आ जाएंगे आपके शुंग वंश और कर्ण वंश, ये आ जाएंगे। साउथ में आ जाएंगे आपके इसी के समय संगम काल, और जिसमें आ जाएंगे आपके चेर, चोल और पांडे। ठीक है, और एस में आ जाएंगे आपके सातवां। इस प्रकार बढ़ जाएंगे। मौर्योत्तर काल में ही तीसरा पार्ट आ जाएगा विदेशी जातियां, भारत के अंदर विदेशी जातियां। और जब विदेशी जातियां की बात करते हैं तो इसमें भी आपका पार्ट हो जाएगा बच्चों, कौन से, टक, ठीक, पहलव,
इंडो ग्रीक, जो बड़ा नाम सुनते हो आप, और चौथा कुषाण। ये 4 जातियां हैं जो मौर्यों के बाद भारत के अंदर सत्ता स्थापित करती। तो इनका आपस में द्वंद्व चलता रहता है, सातवाहनों के साथ, है ना, इंडो ग्रीक का शुंग वंश के साथ, सातवाहन का आपका इनके साथ, शकों के साथ द्वंद्व चलता रहता है, युद्ध चलता रहता है। तो यहाँ आपका मोस्टली जो है ना ये सारा पार्ट पूछ रखा है। समाज क्या था, संस्कृति क्या थी, क्या आयात निर्यात करते थे। क्या आपको पता है कि आज भारत का विश्व व्यापार में कितना हिस्सा है, बता सकते हो? भारत का विश्व व्यापार में कितना हिस्सा है? ये जो हमारा प्यारा देश है, इसका आपका पता है कौन सी बंदरगाह थी? ब्रकुच। यूनानी भाषा में इंडो ग्रीक इसको क्या बोलते थे? बेरीगाजा। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं बस आपको। यहाँ पर कौन सी थी? ताम्रलिप्त थी, ठीक। यहाँ पर कौन सी थी? पुहार। यहाँ पर कौन सी थी? पेड़ुका, जिसको पांडेचेरी भी बोल सकते हैं, और पुहार को कावेरी पत्तनम बोलते हैं, और कावेरी पत्तनम को कुमारा भी बोलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। यहां पर आपका कोलचई तमिल, यहां पर आपका मुजरिस, यहां पर आपका तोंडिस, यहां पर आपका सोपारा। ये सारी क्या है? अब मैं कह रहा हूं कि जो यहां से सारा व्यापार होता था, अभी आपने पढ़ा रोमन साम्राज्य। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं मैं बस आपको। रोमन साम्राज्य जो लगभग आपका, मैं बात बता रहा हूं आपको, 100 BC से लेकर 200 AD के बीच, ज्यादा नहीं बता रहा हूं, 100 BC से लेकर 200 BCE से लेकर 200 BC, इन्हीं क्या मान लें हम, यानी कि 300 साल का इतिहास था। और ये जो व्यापार होता था हमारा यहीं से होता है, और ये व्यापार होता है फारस की खाड़ी से, ठीक है। फारस की खाड़ी से व्यापार होता है, जिसको हम आज क्या कहते हैं? पर्शिया। और पर्शिया की बात करें तो कौन सा देश आता है आपका? ईरान, जैसे अभी बताया था, ईरान का, इराक का। देखो कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक हिंट दे रहा हूं मैं, बड़ा रोमन चिल्लाते, रोमन साम्राज्य, अगस्टस, जूलियस सीजर, देखना। इस की जानकारी देती है पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी, ये बुक है। और ये बुक लगभग है 80 AD के आसपास, 80 ईस्वी के आसपास, यानी कि बीच की। एक रोम का इतिहासकार है प्लिनी, इसकी पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरी का, ठीक है बच्चे। ये भी लगभग इसके आसपास की है, 100 AD के आसपास। रोम के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। रोम की महिलाएं भारतीय मलमल और रेशमी वस्त्र पहन के इतराती थी, बल खाकर चलती थी, मन में मधुर गीत गाती थी, और रोम की सारी संपत्ति भारत आ जाती थी। मतलब क्या? पहले तो ये बताओ, आज भारत का अगर मैं कहूं कि करंट में ये सारी बंदरगाहें हैं, जहां से इनसे व्यापार कहां से होता है आपका? चीन और मलाया की तरफ। मलाया क्या? मलेशिया, ठीक है। और इनसे व्यापार होता था आपका रोम और मध्य एशिया, फारस की तरफ, ठीक। अगर मैं कहूं कि करंट में इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ट्रेड शेयर, भारत का व्यापार शेयर इन ग्लोब या इन वर्ल्ड, तो मुश्किल से 2.9%, या एवरेज भी मान लें हम
3% है। आज भारत का विश्व व्यापार में हिस्सा 2024 की बात करें तो 3% है। इस दौरान कितना था, कोई बच्चा बताएगा? जो क्लास ये देखेगा दिमाग लगाएगा। थोड़ा सा मैं ये दे रहा हूं बीच में सिलेबस रोक के कि हमें पढ़ना कैसे होता है, क्योंकि आप बोर हो जाओगे ना। टीचर को ये ध्यान रखना होता है कि मैं सिलेबस तो सर हम तो कहीं भी पढ़ लेंगे, नेट पे मिल जाएगा। बड़ी बड़ी अच्छी बात है, नेट पे मिल जाएगा। नेट पे क्या क्या मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्या सीखोगे उससे? तो मेन पॉइंट क्या होता है, जब टीचर बताता है तो ये ऐसी क्लास को मैनेज करना पड़ता है, आप टीचर बनोगे। तो सिर्फ रट्टाफिकेशन, धारा प्रवाह, यही चीजें करा देते तो काम नहीं चलता। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जोर डालो, ताकि मैं आंसर एकदम से सीधा ना दूं, क्योंकि साइकोलॉजी भी आपको पढ़नी होगी। और पढ़नी होगी तो उसमें आपको पढ़ा है कि कैसे टीचर को क्वेश्चन पूछने के बाद समय देना चाहिए। मैंने क्वेश्चन पूछा, आज हमारा वर्ल्ड में हिस्सा 3% है, इस दौरान कितना था? और आजकल टीवी पे डिबेट छिड़ी थी कि जब औरंगजेब मरा, औरंगजेब के समय जो लगभग 1657 से 1707 तक का समय, इस दौरान भारत की जीडीपी बड़े उचंबे होके, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स ही पढ़ाएंगे आपको, भारत की जीडीपी कितनी थी? 25%। वर्ल्ड जीडीपी में इंडिया का हिस्सा 25% था भाई। चलो भी बड़ी अच्छी बात है, 25% था। उससे पहले उससे पहले कितना था? यहां एक मदुरई जगह है, मदुरई। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके। ये जो मदुरई है, जो मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में। पेरिप्लस मदुरई को, और इसी मदुरई के बारे में मेगास्थनीज भी बताता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। दोनों कहते हैं कि ये मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, सफेद मोतियों के लिए। पेरिप्लस, ध्यान रखना, इस पेरिप्लस रचनाकार हो अज्ञात है भाई। और ये बोली जाती है इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सी ट्रेड, समुद्री व्यापार का इंसाइक्लोपीडिया बोली जाती है। यानी कि कौन सा व्यापार कहाँ जाता था, कौन सा देश कहाँ व्यापार करता था, जैसे आप आज इंसाइक्लोपीडिया देखते हो वो, तो समुद्री व्यापार का इंसाइक्लोपीडिया मानी जाती है पेरिप्लस। ये बोलते कि दुनिया में भारत का 71% ट्रेड था, 71। आज कितना है? 3%। और अंग्रेज 200 साल में हमें लूट के ले गए 45 ट्रिलियन डॉलर, 45 ट्रिलियन डॉलर ले गए अंग्रेज हमसे लूट कर। आज हमारी इकोनॉमी ट्रिलियन के डॉलर से देखे जाए तो मुश्किल से 4 ट्रिलियन डॉलर बन रही है, पूरा जोर लगाने के बाद भी। तो 71% ट्रेड इंडिया के पक्ष में, यानी कि पूरी दुनिया में 100 वस्तुएं गई तो 71 वस्तुएं हमने भेजी। हाथी दांत, रेशम, मलमल, कंबल, मसाले, सारी चीजें तो हम बेचते थे। और बदले में हमको क्या देना पड़ता था? रोम वालों को बदले में हमें क्या देना पड़ता था? गोल्ड। दुनिया भर का गोल्ड भारत में जाता है। ये प्लिनी इसी पे दुख व्यक्त करता है, प्लिनी रोता है, अपना माथा पकड़ता है, हे भगवान भारत के लोगों को तो मौज ही मौज है, और ये रोम की महिलाएं पागल हो गई हैं, जो भारत की अयासी वाली वस्तुओं पे धन का खजाना लुटा रही हैं। और भारत में तो सोना आता ही आता है, जाता नहीं है। यानी कि प्लिनी ने किस धातु के भारत में आने पर शोक व्यक्त किया? गोल्ड। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो ये मैं बता रहा हूं कि रोम के साथ हमारा व्यापारिक संबंध जो ये पेड़ू का है, यहां पर रोम के सिक्के मिले तो हम सपने में थोड़ी बोल देंगे कि व्यापार होता था। और हिंद यमन भृकुच को बेरी गाजा बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे ही हम मध्यकाल में पढ़ेंगे, सल्तनत काल में, मुगल काल में शासन प्रशासन क्या था, वहां के किसानों की क्या दशा थी, समाज संस्कृति में क्या बदलाव आया। फिर आधुनिक काल में पढ़ेंगे हम क्या कि कैसे अंग्रेजों ने भारत का शोषण किया, जो रैयतवाड़ी क्या थी, महालवाड़ी क्या थी, और
स्थायी बंदोबस्त क्या था, क्या उनकी घेरे की नीति थी, कैसे अंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुए, कैसे अंग्ल कर्नाटक युद्ध हुए, कैसे अंग्ल सिख युद्ध हुए, कैसे अंग्ल मराठा युद्ध हुए, फिर पानीपत के 3 युद्ध आपका, फिर बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ये सारी चीजें, फिर भारत के अंदर 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति के बाद भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन। ये एक ओवरऑल मैंने सिलेबस, डिटेल सिलेबस तो क्या है, प्राचीन भारत और वर्ल्ड हिस्ट्री का बताया, मध्यकालीन में हम सल्तनत काल और मुगल काल, आधुनिक भारत में हम क्या है 1857 का विद्रोह, राष्ट्रीय आंदोलन, और कुछ आंग्लों यानी कि अंग्रेजों की शासन की दमनकारी नीतियां, ये चीजें पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए बच्चों ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी। उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा एक ड्राफ्ट पता चल गया कि क्लास में ये कि सिलेबस क्या है, कैसे होगा, समझ गए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखो यहां मैं गारंटी लेता हूं जैसे ये चीजें बताई ना मैंने, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा आपका। पूर्वी घाट की बंदरगाहें, पश्चिम की बंदरगाहें, सोपारा का नाम क्या है, सुरपार का नाम है, कुमारा नाम किसका है, कावेरीपत्तनम का, कावेरीपत्तनम का नाम किसका, पुहार का, स्थापना किसने करी, करिकाल चोल। आ गया। मोतियों के लिए कौन प्रसिद्ध है, मदुरई, मदुरई और किसके लिए प्रसिद्ध है, मीनाक्षी मंदिर के लिए, मीनाक्षी कौन है, पार्वती जी। इसमें कहानी है वो भी बताएंगे। क्लियर। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार।